तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती। ठीक है। जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसे इंडिया में आई और कैसे स्थापित हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। ये टॉपिक है क्लास 8th का सोशल साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि व्यापार कैसे स्टार्ट हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कैसे आई। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। अब मुगल ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले मुगलों का काल चल रहा था, जिसमें सबसे शक्तिशाली बादशाह कौन थे? औरंगजेब। उन्होंने वर्तमान भारत के लिए एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। अब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासत कायम कर ली थी, यानी जो मुगल सूबेदार थे, जमींदार थे, उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें मतलब अपना एक एरिया को बना लिया था। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। ठीक है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। आप लोग ने सुना ही होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है। और यहाँ के इलाकों पर कब्जा करने की उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो आए तो थे अंग्रेज कि भारत में व्यापार करेंगे और उनकी व्यापारिक कंपनी स्थापित करेंगे, लेकिन उनकी यहाँ व्यापार करने की ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर ऐसा कैसे हुआ और कैसे वो इतने विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए, इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में याद रखने वाली बात कौन सी है कि औरंगजेब मुगलों का सबसे शक्तिशाली बादशाह था और 1707 में उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ठीक है, अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। अब 1600 में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की जो महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट प्रथम, उनसे इजाज़त परमिशन लेके पूरब से व्यापार करने का अधिकार ले लिया था। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई भी व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होकर नहीं जा सकती। यानी इसका क्या मतलब था कि इंग्लैंड की और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में, इसका मतलब क्या था कि जो इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होल्ड नहीं कर सकती। इस चार्टर एक्ट के सहारे कंपनी समुद्र पार कर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर यूरोप की ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। आप इस मैप में, इस फिगर में थोड़ा थोड़ा देख पा रहे होंगे कि पूर्व की तरफ व्यापार करने का अधिकार कहाँ कहाँ से होते हुए जाता था। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थीं। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तो तब भी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमतों पर बेच सकती थी। अब उस टाइम क्या था कि जो प्रॉफिट देखा जाता था वो कंपटीशन पे नहीं देखा जाता था, यानी वो उनके मन पर होता था कि वो किसी भी चीज़ को कितने में भी खरीद कर बेच सकते हैं। ठीक है, आगे भी देखते हैं। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों पर को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था।
यानी ये जो शाही दस्तावेज था वो दूसरी यूरोपीय जो ताकतें थीं, जो यूरोपीय कंपनियां थीं, उनको आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तक तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होकर का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगाली ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। अब समझेंगे कि जो अफ्रीका के इंग्लैंड का अफ्रीका के पश्चिम साइड से जो लोग आए, वो केप ऑफ गुड को का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करके, जिनमें कौन आया, पुर्तगाली आए, वो भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराया। मतलब वो आ गए कहाँ, भारत के पश्चिमी तट पर। कौन आया, पुर्तगाली, किसका चक्कर लगा के, केप ऑफ गुड होप का। ठीक है, आगे देखते हैं। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे, यानी वे पश्चिमी तट पर आए और गोवा में अपना घर बना लिए। पुर्तगाल की खोजी यात्रा वास्को डी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो पहली बार इस समुद्री मार्ग का पता किसने लगाया था? 1498 में वास्को डी गामा एक पुर्तगाली साइंटिस्ट था, खोजी था। ठीक है, 17वीं शताब्दी के शुरुआत में डच भी हिंद महासागर में व्यापार करने की संभावनाएं तलाशने लगे। अब 17वीं शताब्दी आ गई और डच भी आ गए। कुछ समय बाद फ्रांसीसी भी आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थीं। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। यानी जो यूरोप की कंपनियां थीं, उनको भारत से सूती कपड़े और रेशम में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत दिलचस्पी थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। अब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। हम किसी चीज़ को ज़्यादा मांगेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इसी तरह लौंग, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी की भी मांग बढ़ती गई तो इनकी कीमतों में बढ़ाव होने लगा। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में कीमतें बढ़ने लगी और मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का एक ही रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म कर दें। ठीक, यानी अब इसमें प्रॉफिट कमाने का एक ही फ़ायदा था कि बाकी सब कंपनियों को हटा दो, सिर्फ एक ही कंपनी बचे, तब तो प्रॉफिट होगा। सभी रहेंगी तो प्रॉफिट कैसे होगा? लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती। अब क्या होता था कंपनी को डुबोने के लिए कि जब भी 17वीं और 18वीं सदी के टाइम पे कि जब भी कोई पता लगता कि कोई दूसरी कंपनी का जहाज़ आ रहा है समुद्र के मार्ग से, तो वो दूसरी कंपनी क्या करती, उसके जहाज़ को डुबो देती और रास्तों में रुकावट कर देती, माल से लदे जहाज़ों में आग लगा देती। ठीक है, आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। अब व्यापारों में हथियार आ गए थे, यानी अब लोगों को डरा के काम किया जाता था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित किया जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों में भी टकराव होने लगे। अब दूसरे देशों के, दूसरे जगह के बाहरी लोग आके इस तरह की लड़ाई करने लगे, तो जो अपने ही देश के नवाब थे, जो शासक थे, उनमें भी टकराव होने लगी, उनमें भी लड़ाई होने लगी। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल हो जा रहा था। अब समझते हैं वाणिज्यिक की एक परिभाषा समझ लेते हैं। एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों की सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, ये वाणिज्यिक कहलाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि कंपनी जो थी वो भारत में कैसे आई और समुद्र के मार्ग से सबसे पहले कौन आया, कब आया और किस जगह पर आकर अपना ठिकाना बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत आने का कारण क्या था और यह किस वजह से अपना वर्चस्व पूरे भारत में स्थापित कर लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।